हाँ जी, आज हम रेज़िडेंशियल स्टेटस को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हमने सबसे पहले डेफ़िनेशंस में ये जाना था कि हमें पर्सन से टैक्स लेना होता है, पर्सन से। कौन होते हैं पर्सन? पर्सन की डेफ़िनेशन शायद सबको याद होगी कि पर्सन का मतलब क्या है, कि कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, कोई इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया या फिर एओपीबीआई हो गया, ओपीसी हो गई या कंपनी हो गई, फर्म हो गई, एलएलपी हो गई, ये सब पर्सन की डेफ़िनेशंस में आते हैं। ये सारे के सारे लोग पर्सन की डेफ़िनेशंस में आते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी क्या है? क्या एक बात बताइए सिंपल, कि कोई भी पर्सन है, जैसे कि कोई यूएस का सिटीज़नशिप है, यूएस का पर्सन है, कोई इंडिया में घूमने के लिए आया, आखिर है तो वो भी पर्सन, तो क्या हमें उससे टैक्स लेना चाहिए? तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किससे टैक्स लेना है और किससे टैक्स नहीं लेना है। देखिए पर्सन सभी हैं, चाहे वो इंडियन हो या यूएस सिटीज़न हो, इंडियन कंपनी हो, यूएस कंपनी हो, ये सारे के सारे पर्सन तो है ही। लेकिन क्या सभी लोग से हम टैक्स की डिमांड कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमें उसका रेज़िडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ता है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, किसी के ऊपर अगर हम टैक्स लगाते हैं तो उसका इंडिया में रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। पहली बात, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कि सिटीजन और रेजिडेंट में। सिटीजन का मतलब वो होता है जिसके जिसमें संविधान उस पर्सन को उस कंट्री का सिटीजनशिप मिलता है। तो इनकम टैक्स को सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स सिर्फ ये देखता है कि क्या वो पर्सन जो है इंडिया में एक्स वाई जेड जितने भी दिन सेक्शन 6 में लिखे हुए हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। सेक्शन 6 में जितने भी दिन लिखे हुए हैं, क्या वो उतने दिन इंडिया में रहा? अगर वो उतने दिन इंडिया में रह गया तो वो पर्सन जो है वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, और हम उससे टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम दो वर्ड सीखेंगे। पहले, वैसे तीन वर्ड होते हैं, एक होता है रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट, एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो तीसरे वाले को भी साइड में रखिए, हम सिर्फ दो वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है। ठीक है, अब पहली बात ये आप ध्यान रखेंगे कि इससे सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है। कोई अमेरिका से जो पर्सन है और इंडिया घूमने के लिए आ जाता है तो वो फॉरेनर है। ऑब्वियसली वो नॉन नॉन सिटीजन तो है ही है, बट उसका स्टेटस भी हम ये जरूर चेक करेंगे कि क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है कि नहीं। ठीक है जी, अब मान के चलिए इंडिया में कोई एक यूएस का पर्सन है। ठीक है, वो 10 दिन की छुट्टी लेकर के इंडिया घूमने के लिए आता है। ठीक है, वो 10 दिन घूमता है फिरता है और चला जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन घूमने के लिए कहीं जाता है तो 1 वीक, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। 1 महीना ले लीजिए, चलिए ठीक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि इतने दिन अगर कोई रह गया, घूमने के लिए आ गया, तो क्या हमें इससे टैक्स लेना चाहिए? तो गवर्नमेंट ने एक सर्टेन कंडीशन बना दी कि एक काम करते हैं, हम एक डे सेक्शन 6 के अंदर ना हम एक काम करते हैं, दिन फिक्स करते हैं। एक ना दिन फिक्स करते हैं कि पर्सन कितने दिन इंडिया में रहा, कितने दिन इंडिया में रहेगा। ठीक है, अभी आप थ्योरेटिकल कुछ भी सामने स्क्रीन पे से नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, वो पर्सन कितने दिन इंडिया में रहा, ये मायने रखता है। ठीक है, वो पर्सन अगर कोई भी पर्सन है, अगर 182 दिन इंडिया में रह गया, 182 डेज इंडिया में अगर वो रह गया, ठीक है, तो वो जो पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया में 182 दिन रह गया हमारे प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर नहीं बताऊंगा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही है, असेसमेंट ईयर अलग होता है। तो हमारे प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन रह गया तो वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। अगर वो 181 दिन रहा प्रीवियस ईयर में तो वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा।
यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनिए दोबारा से मैंने क्या बोला कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया में आया है, चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो, ये ध्यान रखिए, ये कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है कि कोई पर्सन टूरिस्ट है, सिटीजन है, या फिर परमानेंट रेजिडेंट है, क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई टूरिस्ट भी आया और वो 182 दिन इंडिया में रह गया, तो वो पर्सन भी इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर वो पर्सन 182 दिन इंडिया में रह गया, इवन वो घूमने के पर्पज से आया था, तो भी वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। इसमें एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए थी आपको कि ऐसा भी तो हुआ होगा जब कोविड के टाइम पर जो फॉरेनर थे इंडिया में घूमने के लिए आए, बट जैसे ही लॉकडाउन लगा वो स्टक हो गए इंडिया में। वो लोग इंडिया में स्टक हो गए, वो वापस तो जा नहीं सकते थे। तो क्या वो इंडिया के रेजिडेंट हो गए? मान के चलिए वो 4 महीने तीन कोई एनआरआई था, वो अपने इंडिया में आया घूमने फिरने के लिए और प्लानिंग करके आया कि मैं 182 दिन नहीं रहूंगा, अदरवाइज तो मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो उस पर्सन ने क्या करा, वो 4 महीने के लिए आया, 4 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए आया। और उसके बाद हुआ क्या कि अचानक लॉकडाउन लग गया और उसको 2 महीने और रहने पड़े। ठीक है। तो ऐसे अगर उसका 184 डेज हो गया, मान के 182 दिन या उससे ज्यादा हो गया, तो रेजिडेंट कहलाएगा। तो गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली जिस टाइम पे लॉकडाउन हुआ था, सिर्फ उस साल के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जितने दिन लॉकडाउन रहा वो 182 में ऐड कर दिए जाएंगे। बस ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, इसका ना हमारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हमें बेस एक्चुअल एक्ट में कोई चेंजेस नहीं आया है, वो पर्टिकुलर उसी साल के लिए आया था। ठीक है। तो इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 182 दिन पकड़ के रखिए। 182 दिन जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है अगर 182 दिन इंडिया में रह गया तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। चलिए, तो इसमें एक एक चीज, अब हम सेक्शन 6 देखते हैं। अब हम सेक्शन 6 देखते हैं कि सेक्शन 6 क्या कहता है। ठीक है। दो चीजें, सेक्शन 6 जो है हमारा, सेक्शन 6 जो है हमारा दो कंडीशन देता है। ठीक है। एक ए में वो क्या कहता है कि कोई भी पर्सन, ठीक, हाँ हाँ जी, अगर कोई भी पर्सन, अब यहां पे पर्सन कौन है, एक चीज याद रखिएगा। सेक्शन 6 में जो पर्सन है, जो सेक्शन 6 में जो पर्सन है, वो है सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF। इसके अलावा पर्सन की डेफिनेशन में जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे, वो सारे के सारे अलग से हम ट्रीट करेंगे। तो अभी सेक्शन 6 जो डील करेगा वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF की बात कर रहा है। ठीक है। जो भी इंडिविजुअल के लिए कंडीशन है वही HUF के लिए भी कंडीशन है सेक्शन 6 में। तो सेक्शन 6 में दो कंडीशन है। पहला ए, या तो या तो वो पर्सन जो है 182 डेज इंडिया में स्टे करना चाहिए। ठीक है। स्टे करना चाहिए, 182 दिन का स्टे उसका होना चाहिए। ठीक है। और एक और कंडीशन बना दी उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज होना ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। 60 दिन तो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, और 365 डेज, 365 डेज प्रीवियस ईयर के पिछले, प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग जो ईयर है, प्रीवियस ईयर का जो प्रीसीडिंग ईयर है, उसमें 4 साल के अंदर वो 365 दिन रहना चाहिए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 182 डेज में क्या है, अब चलिए एक काम करते हैं, एक एक ना केस स्टडी करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है। एग्जांपल क्या कहता है कि ए इज अ पर्सन, है ना, कम्स टू इंडिया, है ना, एंड स्टेड 182 डेज। ठीक है। 182 दिन रह गया, तो ऑब्वियसली, है ना, अगर 182 दिन रह गया तो ऑब्वियसली वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब
सेम कंडीशन में हम कहते हैं कि वो 181 दिन रहा। ठीक है, 181 दिन रहा। अब एक बात बताइए, अगर हम देखें सेक्शन 6 की दो कंडीशन में से एक कंडीशन क्या कहता है कि 182 दिन रह गया तो रेजिडेंट है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि क्या वो 60 दिन हमारे साल में रहा और उसके पिछले 4 साल में 365 दिन रहा, तो ऑब्वियसली वो 181 दिन रहा। तो ए कंडीशन जो है, ये वाली जो कंडीशन है, ए कंडीशन, ये तो फुलफिल नहीं हुई। अब हम बी कंडीशन पे आ जाएंगे। ठीक है जी, बी कंडीशन पे आएंगे। तो क्या वो 60 दिन रहा? यस। ये देखिए 181 दिन रहा है वो, इंडिया में 181 दिन रहा है, उसका मतलब 60 दिन तो पूरे हो गए। ठीक है, बट ये इकलौता जरूरी नहीं है, इसके साथ एंड लगा हुआ 160 दिन और एंड 365 दिन 4 साल में। तो सबसे अच्छी बात है कि हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। हमारा जो साल है वो है 2021 से 22। ठीक है, इस साल में वो 181 दिन रहा। ठीक है, एक 4 साल जल्दी जल्दी पीछे पीछे लिखते चले जाते हैं। 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2018-19, ठीक है, और 2017-18, देखिए 4 साल पूरे हो गए। ठीक है, और ये हमारा साल है, ये हमारा प्रीसीडिंग ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर है, पी वाई है हमारा ये। अब 2020-21 की बात करते हैं। 2020-21 में मानिए वो रह गया 100 दिन। ठीक है, ठीक है, वो उसमें रह गया 100 दिन। उसके बाद उससे पिछले साल में रह के गए इंडिया में 75 दिन के लिए। ठीक है, फिर उससे पिछले साल में रह गया 75 दिन। ठीक है, और उसके पिछले साल में रह गया 150 दिन। अब टोटल करिए कितना हो गया। क्या 365 पूरे हुए? हो गए। ठीक है, तो वो टोटल हमारा जो है वो रहा 150 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 100, वो रहा 400 दिन। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 400 डेज। अब एक बात बताइए, क्या हमारा ये बी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया? क्या हमारा ये बी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया? यस, हो गया। जरूरी नहीं है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, इसमें और लगा हुआ है, इसके अंदर और लगा हुआ है। उसका मतलब क्या है कि या तो वो ए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या बी कंडीशन को। अब बी कंडीशन ए को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम बी टेस्ट करेंगे इसका। ऐसे याद करिए कि हम ए टेस्ट करेंगे, ए टेस्ट में अगर पास हो गया तो ऑब्वियसली वो रेजिडेंट हो गया, और बी टेस्ट में अगर वो पास हो गया तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। हम अब इसके देखिए दो कंडीशन थे, 60 दिन प्रीवियस ईयर में और 365 दिन उससे पिछले 4 साल में। अब एक बात होती है, 60 दिन तो वो रह गया, 181 दिन ऑब्वियसली 60 दिन हो गया। ठीक है, और 365 दिन हो गए हमारे उससे पिछले 4 सालों में, यस 400 डेज हो रहा है, तो ये पर्सन भी हमारा रेजिडेंट कहलाएगा। इवन वो 182 दिन से कम रहा बट बी कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी, इस केस में वो हमारा रेजिडेंट कहलाएगा। इसमें थोड़ा सा सिचुएशन बदलते हैं। ठीक है, इसमें सिचुएशन ये बदलते हैं कि इसको हम 181 को अगर हम 59 कर दे तो, इसको अगर हम 59 कर दे तो, अगर हम 59 ले लें तो बताइए क्या होगा। अगर हमने इसको 59 ले लिया तो ऑब्वियसली बी कंडीशन का जो सबसे पहला पॉइंट 60 डेज, ये ही फुलफिल नहीं हो पाया, 60 डेज वाला ही फुलफिल नहीं हो पाया, तो आगे 365 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो पर्सन नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। या फिर या वो 60 दिन से ज्यादा रहे, फॉर एग्जांपल 70 दिन। ठीक है, और इन सालों में वो कम दिन रहा। ठीक है, इसका टोटल आ जाएगा 300। 300 इसका, तो उसका मतलब 365 दिन से कम रहा, लेस देन 365, वो लेस देन 365 रहा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लेस देन 365 में, इस कंडीशन में वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा।
ए कंडीशन में कोई फर्दर अलग से कंडीशन नहीं है, बी कंडीशन में 2 कंडीशन है, 60 दिन और 365 दिन। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 60 दिन और 365 दिन। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 दिन रह गया, तो वो इंडिया का रेज़िडेंट कहलाएगा। और बी कंडीशन क्या कहती है कि अगर वो 60 दिन हमारे पिछले साल में और उससे पिछले साल में अगर 365 दिन रह गया, तो वो पर्सन रेज़िडेंट कहलाएगा। अगर ए कंडीशन फेल होती है, तो हम बी कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है? और किसी भी एक कंडीशन में अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है, तो वो पर्सन रेज़िडेंट कहलाएगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाया एक भी कंडीशन, तो वो नॉन रेज़िडेंट। अब इसका टैक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके बारे में हम सोचेंगे। पहला कंडीशन ये है कि हमें ये सोचना है कि वो रेज़िडेंट है कि नॉन रेज़िडेंट। अब बस इसी पे फोकस करेंगे कि रेज़िडेंट है कि नॉन रेज़िडेंट। इस पे दिमाग नहीं लगाना कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा टैक्सेशन पे। अभी वो मत सोचिए, वो अपने आप सीख जाएँगे। पहले तो रेज़िडेंट, नॉन रेज़िडेंट तो डिसाइड कर लिया जाए। जैसे पहले हमने पर्सन को समझा, अब हम रेज़िडेंट, नॉन रेज़िडेंट को समझ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत डीप होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बहुत डीप है, इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइए, ठीक है? तो ये दोनों सीधे बातें थी, ठीक है? अब हम ना कुछ और चीज़ें समझेंगे इसमें, ठीक है? 182 दिन की बात करता है, 60 दिन और 365 दिन की बात करता है, सेक्शन 6 ये कहता है, ठीक है? ये सारी बातें इस पूरे जो मैंने नोट्स शेयर जो नोट्स हैं, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। थ्योरेटिकली जो लिटरेचर है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? पहले जो सेक्शन 6 से रिलेटेड जितनी बातें हैं, वो हम समझ जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, एक चीज़ और भी है, ध्यान से सुनिए। हम अभी 60 दिन वाले को अभी ना दिमाग में मत रखिए, 182 ही लेके चलते हैं, नहीं तो बार-बार सेम बात को रिपीट करना पड़ेगा। 182 डेज़ वाला रेज़िडेंट कहलाता है, बस इस बात को भी दिमाग में रखिए, ठीक है? कि हमारे एग्ज़ाम्पल्स आसान हो जाएँगे। अदरवाइज़ एग्ज़ाम्पल्स में हर बार डुअल एग्ज़ाम्पल मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है? तो एक एक पर्सन है, एक पर्सन है, ठीक है? एक काम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ड्रॉ करते हैं, ठीक है? एक पर्सन है, ठीक है? वो क्या करता है, वो इंडिया में आता है, ठीक है? इंडिया में लैंड करता है 4 तारीख को, 4th ऑफ अप्रैल, ठीक है? 4th ऑफ अप्रैल को लैंड करता है, ठीक है? और वो क्या करता है, 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर को चला जाता है, ठीक है? अब एक बात बताइए कि अगर हम डेज़ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो क्या हमें 4 अक्टूबर और 9 अक्टूबर इन दोनों डेज़ को 182 दिन में काउंट करना चाहिए? देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि जिस दिन हम आते हैं उस दिन को कैसी भी कैलकुलेशन में हम छोड़ देते हैं। किसी भी कैलकुलेशन में देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें गिनना है 1 से लेके 10 तक, तो हम 1 को 2, 3, 4, 5 मतलब अगले दिन से काउंट करते हैं। अगर हम डेज़ की कैलकुलेशन करते हैं किसी का ऐज निकालने के लिए भी, तो उस दिन को छोड़ के अगले दिन को काउंट करते हैं। है ना? 1 दिन पीछे का काउंट करते हैं। उसके आगे 4 तारीख है तो 5 तारीख से गिनती हमारी शुरू होगी। तो एक बात बताइए, क्या जिस दिन वो इंडिया में आया, ठीक है? तो क्या वो दिन हमारे 182 दिन का पार्ट होगा? बताइए, सोचिए। जब वो इंडिया में आया 4 तारीख को, तो क्या वो 182 दिन क्या वो 182 दिन का पार्ट होगा? यस, वो पार्ट होगा, वो पार्ट होगा। वो पर्सन जो है पार्ट माना जाएगा। वो पर्सन जिस दिन इंडिया में कदम रखता है वो दिन भी कैलकुलेट होगा, और जिस दिन इंडिया से बाहर जाएगा वो दिन भी कैलकुलेट होगा। ये याद रखिए हमेशा, ठीक है? जिस दिन इंडिया में उसने कदम रख दिया वो दिन कैलकुलेट होगा, और जिस दिन वो इंडिया के बाहर जाएगा वो दिन भी कैलकुलेट होगा। इसमें एक एक्सेप्शन लेते हैं दोबारा से।
ठीक है। आपको पता होगा जो क्लॉक है, घड़ी जो है, वो रात के 12 बजे बदल जाती है, डेट बदलता है। 12 एएम को आपने देखा होगा टाइम बदल जाता है। अभी फ्रेंड्स वगैरह के बर्थडे हम रात के 12 बजे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे करके व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। ठीक है। तो रात के 12 बजे ना डेज बदलते हैं, रात के 12 बजे ना डेज बदल जाते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है। तो आज मान के चलिए 3 तारीख थी। ठीक है। 3 तारीख के रात के 11 बज के 59 तक तो 3 तारीख है। और 12 बजे रात की बात कर रहा हूं मैं, रात के 12 बजे ये 4 तारीख का काउंट हो जाती है ना। दिन में तीन रात सॉरी 3 तारीख को रात के 11 बज के 59 बजे पीएम तक ये आपका 3 तारीख है, और 4 तारीख 12 बजे आ जाती है। अब एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है कि चार तारीख को वो पर्सन जो है 4 तारीख को वो पर्सन जो है 4 तारीख को, है ना, वो पर्सन जो है 4 तारीख को आता है, कब, दिन में 4 तारीख को आता है 4 PM, दिन के 4 PM, मतलब आप कह सकते हैं कि 16 बजे, है ना, 16 बजे लेना ज्यादा ठीक है। तो एक बात बताइए, वो कहेगा मेरे 16 घंटे बर्बाद कर दिए तुमने, मैं आया तो मतलब 16 बजे, और आपने मुझे रेजिडेंट मान लिया कि भाई आप माना जाएगा रात के 12 बजे ही आ गए, तो ये जाती है कि नहीं। अब बताइए कि ये जाती है कि नहीं, उसके साथ जाती है कि नहीं। ठीक है। आया रात दिन में 16 बजे, है ना, दिन में आया 16 बजे, और हमने कहते कि नहीं आप तो रात के 0 बजे आए, मतलब जब से टाइम शुरू होता है ना, रात के 12 बजे को जीरो टाइम बोलते हैं, ठीक है ना, फिर 1 2 3 4 आगे चलता है, तो उसके 16 घंटे तो बर्बाद हो गए, है ना, कि आपने मेरे को रेजिडेंट, हो सकता है इसी कैलकुलेशन से वो रेजिडेंट मान दिया जाए, है ना। तो इस या तो फिर एक बात बताइए, वो हो ये भी तो हो सकता है कि वो अब 4 तारीख को ये भी तो हो सकता है कि वो 11 बज के 59 PM पर आए, कब, 4 बजे, ठीक है ना, 4 बजे 11 बज के 59 PM पर आए, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो भी क्या उसका दिन कैलकुलेट होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, इस कंडीशन में आपको एक रियायत मिलती है, इस कंडीशन में आपको एक रियायत मिलेगी कि अगर आप आवरली बेस पे रिकॉर्ड रख सकते हैं, तो आपका 182 दिन जो है, 182 दिन है, वो हम आवरली बेस पे ले लेंगे, बट यू शुड हैव योर रिकॉर्ड कि आप कितने बजे आए, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए, उसका आपके पास एग्जैक्ट एविडेंस होना चाहिए कि इंडिया में कितने बजे आप आए, इंडिया में कब आए। और इंडिया में आने का मतलब ये होता है कि कब आप हवाई जहाज से उतर करके और इमिग्रेशन काउंटर के अंदर आ गए, इमिग्रेशन काउंटर तक हम दूसरे कंट्री का ही मान के चलेंगे, इमिग्रेशन काउंटर के अंदर कितने बजे हम आ गए, इमिग्रेशन काउंटर के अंदर कितने बजे आए। तो वो वहां पे हो सकता है नोट कर ले, या जो स्टैंप लगा है उसे बोले जी इसमें डेट भी डाल दीजिए, ठीक है। उस कंडीशन में हम कैलकुलेट करेंगे 182 इंटू में 24। अगर कभी ऐसी दिक्कत आती है तो, ठीक है, वो 4 3 6 8 इतने आवर्स अगर रह गया इंडिया में, तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। रेयर केस है, लेकिन ये कंडीशंस है, ठीक है। ये एक ये एक बात हो गई, चलिए ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, मैंने नक्शा भी निकाल के रख रखा है, ठीक है, ये नक्शा मैंने निकाल के रखा हुआ है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्या, देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंडिया, क्या जो ये बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, क्या यही इंडिया है। अगर सिर्फ यही इंडिया होता, तो अगर जब हम गोवा जाते हैं तो हम समुद्र में जा ही नहीं सकते, बोलेंगे ये तो इंडिया ही नहीं है ना। फिर तो बोलेंगे कि ये तो इंडिया ही नहीं है, हम पानी में जा ही नहीं सकते, ये तो विदेश है।
देखिए हर एक कंट्री का, जैसे पानी किसी का भी नहीं है, ठीक है? आप बोलते हैं 7 महाद्वीप है वो पानी में ही है ना? और मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ वाटर, है ना? 2/3 ऑफ वाटर। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि जो भी सीमाएँ हैं, जैसे इंडिया की जो भी सीमा है, बॉर्डर जो है, इधर इधर आपको गांधीनगर दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के ऐसे श्रीलंका के इधर से लेते हुए और आपका वेस्ट बंगाल तक। ठीक है? ये पानी वाली सीमाएँ हैं, ऊपर की छोड़ दीजिए, ऊपर तो एक्चुअल बॉर्डर है, वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। वो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉर्डर है, जिस जिस जो पानी से घिरा हुआ एरिया है, ठीक है? उसके अंदर 12 न्यूटिकल माइल्स अप्रॉक्स 14 किलोमीटर होता है ये, अप्रॉक्स 14 किलोमीटर पानी का जो एरिया है, वो भी इंडिया माना जाएगा। ठीक है? ये कितना है? 14 किलोमीटर। ये जो 14 किलोमीटर्स का एरिया है, ये भी इंडिया माना जाएगा। ध्यान रखिए मैंने क्या बोला दोबारा से, कि इंडिया का जो बॉर्डर है, ये जो एक्चुअल बॉर्डर दिख रहा है आपको, दमनदीप, मुंबई, ये पणजी, गोवा, केरला बॉर्डर, ये सब ऐसे घुमा करके और इस साइड जो आ रहा है, ये सारा एरिया आपका जो है, इसके 14 किलोमीटर वाटर तक ये भी इंडिया माना जाएगा। अब इसका यूज क्या है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है? एक पर्सन था, वो क्रूज बुक करता है गोवा में। ठीक है? वो गोवा का ना क्रूज बुक करता है। ठीक है? कि मैंने तो जाना है जी, गोवा से लेकर के शिप में मैं घूमूंगा, है ना? मैं शिप में घूमूंगा, गोवा में आया हूं और मैं शिप में घूमूंगा। ठीक है? शिप में घूमूंगा और यहां से घूमते घूमते मैं कर जाऊंगा यहाँ तमिलनाडु वमिलनाडु होते हुए और वेस्ट बंगाल में जाके उतर जाऊंगा, वहां से फ्लाइट लेके फिर से यूएस कनाडा, जहां मेरा मैं वहां पे आया था वहीं चला जाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो पर्सन क्रूज बुक करता है। अब मान के चलिए उस क्रूज की जो टोटल टाइमिंग थी, क्रूज की जो टोटल टाइमिंग थी कि जी इतने दिन का क्रूज होता है, आपको पता है क्रूज लंबे टाइम के लिए होता है, वो कहेगा कि जी जो क्रूज का टोटल है वो 190 डेज के लिए क्रूज रहेगा, पानी में रहेगा, घूमेगा फिरेगा को और वापस आ जाएगा। ठीक है? वापस एक दूसरी डेस्टिनेशन पे आपको छोड़ देगा, फ्लाइट से आपको जहां जाना है वहां जाइए। अब वो तो कहेगा जी मैं इंडिया में आया ही नहीं है, मैं तो डॉकयार्ड पे आया, वहां से शिप में बैठा और साइड साइड होते हुए, इधर का एरिया होते हुए मैं कलकत्ता चल गया, मतलब इंडिया में मैंने कदम ही नहीं रखा। तो आप बताइए सिंपल, कि क्या वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा? हो सकता है वो फॉरेनर भी हो, छोड़ दीजिए, इंडियन तो है ही, चलिए छोड़िए, मान लीजिए फॉरेनर भी है, कोई यूएस का सिटीजन भी है। ठीक है? अब बताइए, वो पानी में था, वो इंडिया पे उसने कदम ही नहीं रखा, इररिस्पेक्टिव कि वो इंडिया में कदम रखे ना रखे, डजंट मैटर। एंड इफ ही आल्सो resides in inland water, he also resides in water area nautical 12-14 kilometer area of India, still he become a resident of India। ठीक है? वो रेजिडेंट कहलाएगा इवन कि वो पानी के अंदर भी रहा तो भी। 14 किलोमीटर के अंदर इंडिया का जो वाटर है वो इंडिया के टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है? इस टेरिटरी में भी अगर वो रहा तो वो इंडिया का रेजिडेंट ही माना जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूज होना चाहिए कि इंडिया, तो बॉर्डर तो आप समझते ही हैं, बॉर्डर के अलावा भी 14 किलोमीटर और बढ़ा लीजिए, इतना एरिया जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है। तभी कहते नहीं कि हम वापस न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि जी पाकिस्तान का बोट इंडियन टेरिटरी पानी वाटर में आ गया, क्योंकि उनका वाटर का एरिया अलग है और हमारा वाटर का एरिया अलग है, हम दोनों का वाटर का एरिया अलग अलग है। तो हम दोनों एक दूसरे के वाटर एरिया में नहीं जाते, वाटर एरिया को भी एक तरह से बॉर्डर ही माना जाता है, क्योंकि वहां पे तारे थोड़ी ना हम खींच सकते पानी के अंदर में, है ना? वहां पे तार नहीं खींच सकते हम। ठीक है? तो वो भी पर्सन क्या कहलाएगा, अगर उस वाटर में इतने, एक जो सेक्शन 6 की कंडीशन है कि वो इतने दिन इतने दिन पानी में रह गया, तो वो इंडिया का रेजिडेंट ही कहलाएगा। ठीक है? चलिए एक और कंडीशन लेते हैं, इसी मैप से समझ जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फॉरेनर सिटीजन हूँ, ठीक है? या फिर मैं एक एनआरआई हूँ, मैं इंडिया घूमने के पर्पज से आया। मैं क्या करता हूँ, मैं 10 दिन गुजरात में रहता हूँ, ठीक है? उसके बाद 25 दिन मध्य प्रदेश में रहता हूँ, उसके बाद 100 दिन महाराष्ट्र में रहता हूँ, ठीक है? उसके बाद में 50 दिन उड़ीसा में रहता हूँ, ठीक है? 20 दिन तमिलनाडु में रहता हूँ।
ठीक है ना? तो एक बात बताइए इसमें सिंपल, टोटल 205 डेज हो रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये मैटर करता है कि इंडिया में कहां रह रहा है वो? हो सकता है वो कुछ दिन वाटर में भी रहे, ठीक है। ये कोई मैटर करता है कि वो इंडिया में कहां पे रह रहा हो? इससे कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहे, कन्याकुमारी में रहे, असम में रहे, नागालैंड में रहे, नागालैंड, मेघालय में रहे, कहीं भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंडियन टेरिटरी में अगर वो 182 दिन पूरे कर गया तो वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पर वो पूरा का पूरा उतने दिन रहना चाहिए। वो उससे कोई मैटर नहीं करता कि वो वहीं पर रहना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। कि कोई मैटर नहीं करेगा वो कहीं भी रहे इंडिया में। और ये भी मैटर नहीं करता कि एक साल में वो कितनी बार इन आउट करता है। जैसे मान के चलिए कि वो जनवरी में, एक मिनट स्केच ले लेता हूं, ठीक है। वो जनवरी में 50 दिन रहा, ठीक है, फिर वापस चला गया। सॉरी, जनवरी मत लीजिए, हम अप्रैल से लेते हैं, हमारा साल अप्रैल को शुरू होता है, ठीक है। अप्रैल में वो 50 दिन रहा, ठीक है। मई में वो फिर 10 दिन रहा, फिर चला गया। फिर अगस्त में आया, अगस्त में 30 दिन रहा, फिर अभी गया नहीं, सितंबर में भी 30 दिन रहा। ऐसे करते करते अगर फ्रीक्वेंट बार बार आएगा जाएगा तो भी अगर उसके 182 दिन पूरे हो जाते हैं तो भी वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। कितनी भी बार आए जाए इससे मैटर नहीं करता, इंडिया में कितनी बार रहे इससे मैटर नहीं करता, इंडिया के लैंड पे रहे या वाटर में रहे इससे भी मैटर नहीं करता, अगर वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है ये भी मैटर नहीं करता। रेजिडेंट स्टे इन इंडिया होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया इंडिया का वासी हो, इंडिया का सिटीजन हो। स्टे इन इंडिया होना चाहिए, पूरा का पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस स्टे इन इंडिया के ऊपर डिपेंड है। ये मैटर नहीं करता वो कहाँ रहता है, कितनी बार आता जाता है, कितने क्षेत्र में रहता है, पानी में रहता है, इस सबसे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 6 यही कहता है, सेक्शन 6 यही कहता है जो अभी हमने इसमें समझा। अब देखिए एक बार ना, एक काम करते हैं, सेक्शन 6 देखते हैं क्या कहते हैं, एक बार एक्चुअल सेक्शन हम देखते हैं। एक्चुअल सेक्शन देखिए, ये देखिए, मैंने आपको बताया कि एक पर्सन है, वो या तो रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट, और RNOR, ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ओनली रेजिडेंट, इसको अभी ध्यान में मत रखिए। अभी समझने के लिए सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को आपको समझना है, सिर्फ यही दोनों होते हैं, तीसरा कुछ नहीं होता है। या तो वो रेजिडेंट होगा वो, या नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। सेक्शन 6 के लिए ये मत दिमाग, RNOR का भी दिमाग मत लगाइए। या तो रेजिडेंट, हम सारी कंडीशन देख रहे हैं, उसको रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट साबित करने के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो a individual is considered a resident if they satisfy either of the following condition, कोई भी एक, जरूरी नहीं है दोनों, कोई भी एक। दे हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 182 दिन रहना चाहिए। दे हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। 4 साल उससे पहले के जो हैं उसमें वो 365, ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है, उसका मैंने ये आपको चार्ट भी बना दिया है कि रेजिडेंट के कंडीशन के लिए क्या जरूरी है। या तो 182 दिन वो इंडिया में रहना चाहिए, ये कंडीशन फेल होती है तो 60 दिन इंडिया में, तो हमारे प्रीवियस ईयर में, एंड 365 दिन उसके पिछले 4 साल में रहना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ हमने 4 इंपॉर्टेंट बातें सीखी। क्या? पहली बात ये, वो सिटीजन है कि नहीं, आप नोट डाउन करना चाहते तो कर लीजिए। वो सिटीजन है या नहीं है मैटर नहीं करता, ठीक है। वो इंडिया के लैंड पे रहता है या वाटर एरिया में रहता है मैटर नहीं करता, ठीक है। वो इंडिया के किसी भी क्षेत्र में रहता है, दिल्ली दिल्ली में रहे, महाराष्ट्र में रहे, बेंगलोर में रहे, कर्नाटका में रहे, कहीं भी रहे, ये मैटर नहीं करता। कितनी भी बार इंडिया से इन आउट करे वो मैटर नहीं करता,
ठीक है, हम अपना साल देखेंगे। हम अगर 21-22 की बात करें तो अप्रैल 21 से लेकर के मार्च 22 तक के बीच में अगर वो या तो 182 दिन वाली कंडीशन फुलफिल कर दे, ठीक है, या फिर 60 दिन प्लस 365 दिन वाली कंडीशन फुलफिल कर दे। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वो पर्सन जो है हमारा रेजिडेंट कहलाएगा। और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, दोनों टेस्ट फेल हो जाते हैं, तो वो पर्सन जो है वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सेक्शन 6 में ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखिए, ये देखिए, एक सेकंड रुकिए, हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। मिस्टर ए इज सिटीजन ऑफ इंडिया, लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिटीजन नहीं भी होता तो हमें मैटर नहीं करता। ठीक है, हु हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 200 डेज, 200 दिन। हमारी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, 182 दिन, 182 डेज। तो यहीं पे हमारा सेटिस्फाई होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही इज, तो उसका सीधी सी बात है, ही इज कंसीडर्ड ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ इनकम टैक्स पर्पस। ठीक है ना? और नेक्स्ट क्लास में, संडे को होगी मैं नेक्स्ट, उसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होने के फायदे नुकसान क्या है। ठीक है, अभी इनकम के बारे में मैं अगर अभी डिस्कस करूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखिए रेजिडेंट है कि नहीं। ठीक है, एमएसबी इज ए सिटीजन ऑफ कनाडा। वो मैटर करता है कनाडा का सिटीजन हो, मैटर नहीं करता। हु हैज बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 100 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हम 100 दिन रहा, तो कहने का मतलब है पहला टेस्ट तो फेल हो गया, सेक्शन 6 का ए वाला जो था वो तो फेल हो गया। ऑब्वियसली हमें दूसरे में जाना चाहिए, उसके दूसरे के बारे में नहीं लिखा तो मान के चलिए नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो ये नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तीसरा देखते हैं, ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैव बीन प्रेजेंटेड इन इंडिया 150 डेज। वो 150 दिन इंडिया में रहा। ठीक है, हाउएवर ही हैज बीन प्रेजेंटेड इन इंडिया फॉर ओनली 300 डेज। तो देखिए, बी कंडीशन का फर्स्ट पार्ट तो 150 दिन वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, बट वो 365 दिन वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन, इसमें यही डिफरेंस सेक्शन 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है अब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, है ना, और थ्योरेटिकल के साथ इसमें ये भी देखेंगे कि नॉन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसको कहते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो अब मैसेज डालिए, मैं उसको श्योर जवाब दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू।